सिनेमा डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे सच्ची घटना पर आधारित फिल्म अलाइव। फिल्म की शुरुआत में हमें एक कॉलेज की रग्बी टीम के फोटोग्राफ और कार्लिटोस को दिखाया जाता है, जो कि टीम के मेंबर्स का परिचय दे रहा है। वो एंडीज पर्वत में हुए चमत्कार के बारे में बता रहा है, जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। अब फिल्म फ्लैशबैक में जाती है। साल है 1972 का, जहां साउथ अमेरिका की रग्बी टीम अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ उरुग्वे की एयरफोर्स फ्लाइट में एंडीज पर्वत श्रृंखला के ऊपर से होते हुए चिली जा रही हैं। प्लेन में रग्बी प्लेयर्स अपनी रग्बी मैच को लेकर काफी एक्साइटेड है। तभी पायलट अनाउंस करते हैं कि फ्लाइट 10,000 फीट की ऊंचाई पर है और वे जल्दी ही लैंड करेंगे। तभी एटमॉस्फेयर चेंज होता है। फ्लाइट में सभी पैसेंजर्स को सीट बेल्ट बांधकर बैठने की हिदायत दी जाती है। एयर टर्बुलेंस के कारण फ्लाइट अनस्टेबल होती है, जिससे प्लेन में सवार सभी लोग डर जाते हैं। पायलट फ्लाइट को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लेन के इंजन काम करना बंद कर देते हैं। प्लेन पहाड़ों में टकरा जाता है, जिससे प्लेन की विंग और टेल टूट जाती है, जहां से 6 पैसेंजर और एक फ्लाइट अटेंडेंट प्लेन से नीचे गिर जाते हैं, जबकि प्लेन का बाकी हिस्सा पैसेंजर्स के साथ बर्फीले पहाड़ की ढलान पर सरकता हुआ नीचे आकर टकरा जाता है। जिसके बाद रग्बी टीम का कप्तान एंटोनियो अपनी बाजू की सीट पर सवार एलेक्स को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मर चुका है। गुस्तावो ज़र्बिनो, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट है, वो घायल लोगों को देखकर शॉक हो जाता है। एंटोनियो ज़र्बिनो को दूसरे मेडिकल स्टूडेंट रोबर्टो की इंजरी देखने के लिए कहता है, ताकि वे दोनों प्लेन में बाकी इंजर्ड लोगों का इलाज कर सकें। रोबर्टो बाकी लोगों का इलाज शुरू करता है। वहीं फेडरिको नाम के एक लड़के के पैर में काफ़ी चोट आई है, क्योंकि प्लेन का एक टुकड़ा टूटकर उसके पैर में लगा है। वहीं ज़र्बिनो प्लेन के बैगेज एरिया में कुछ पैसेंजर्स की डेड बॉडी देखता है। एंटोनियो इंजर्ड और फंसे हुए बाकी लोगों को निकालता है। रोबर्टो और ज़र्बिनो कॉकपिट में जाते हैं ताकि वे पायलट्स को बचा सके। वे कॉकपिट से रेडियो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉकपिट में सब कुछ तबाह हो चुका है। दोस्तों, बाहर काफ़ी ठंड है और बर्फीली हवाएं चल रही हैं। रॉबर्टो प्लेन की सीट के कवर को निकालकर उसे ब्लैंकेट की तरह इस्तेमाल करने के लिए कहता है। एंटोनियो सभी को आश्वासन देता है कि उन्हें कुछ ही वक्त में रेस्क्यू कर लिया जाएगा। सनसेट होते ही सभी पैसेंजर्स प्लेन में आ जाते हैं, लेकिन ठंड के कारण सभी का बुरा हाल है। एंटोनियो को लगता है कि इतनी ठंड में पैसेंजर नहीं रह सकते, इसलिए वो अपने 2 साथियों के साथ बाकी सामान से प्लेन का पिछला हिस्सा कवर करता है। कार्लिटोस और ह्यूगो देखते हैं कि उनका दोस्त नैंडो ठंड के कारण मरने की कगार पर है, इसलिए वे उसे अपने बीच में रखते हैं। नैंडो के सिर में चोट लगी है। अगली सुबह एंटोनियो खाने के लिए कुछ खोजता है, लेकिन उसे सिगरेट से भरा सूटकेस मिलता है। वहीं रात में ठंड के कारण एक और पैसेंजर की मौत हो चुकी है, इसलिए उसे बाहर ले जाया जाता है। नैंडो की बहन सुसाना को काफ़ी इंटरनल इंजरी हुई है। एंटोनियो कॉकपिट में आता है, जहां उसे कैबिन क्रू मेंबर मिलता है। वो बताता है कि दोनों पायलट की मौत हो चुकी है। एंटोनियो उसे पूछता है कि क्या वो रेडियो रिपेयर कर सकता है। तभी वो कहता है कि रेडियो को एक्टिव करने के लिए बैटरी चाहिए, जो कि प्लेन के टेल वाले हिस्से में थी। वो टूटकर कहीं और गिरी है, और इसी बीच ठंड के कारण और भी पैसेंजर्स की मौत होती है। अब प्लेन में 27 लोग जिंदा बचे हैं। एंटोनियो प्लेन में जितना भी खाने पीने का सामान था वो इकट्ठा करता है, लेकिन उन्हें कुछ चॉकलेट और वाइन की बोतलें मिलती है, इसलिए एंटोनियो सबको बराबर खाना बांटता है। लेकिन खाने पीने की चीज़ें इतनी कम है कि सबको चॉकलेट का एक टुकड़ा और थोड़ी सी वाइन मिलती है। शाम हो जाती है और बचे हुए पैसेंजर्स रोते हुए इस आशा में दूसरी रात काटते हैं कि अगली सुबह उन्हें बचा लिया जाएगा। अगली सुबह हम देखते हैं कि नैंडो होश में आता है। उसे पता चलता है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। वो अपनी घायल बहन सुसाना के पास जाता है और उसकी देखभाल करता है। कुछ ही देर बाद सर्वाइवर्स को आकाश में एक प्लेन दिखता है। सबको लगता है कि ये सर्च पार्टी का प्लेन है। सभी सर्वाइवर्स को लगता है कि अब उन्हें जल्दी ही बचा लिया जाएगा। खुशी के मारे सब सेलिब्रेट करते हैं। करासा अपने दोस्तों के साथ बाकी बची वाइन पी जाता है, ये सोचते हुए कि अब इसकी राशनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रात में जब एंटोनियो सो जाता है, तब जेवियर, उसकी वाइफ लिलियाना और कुछ और लोग बाकी बची चॉकलेट भी खा जाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि अगली सुबह उन्हें बचा लिया जाएगा। जब सुबह में एंटोनियो फूड रिजर्व बॉक्स खाली देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है और सभी से पूछताछ करता है। रोबर्टो दोष अपने सिर पर लेता है। एंटोनियो उस पर काफ़ी चिल्लाता है, क्योंकि उसकी वजह से अब सभी की जान खतरे में है। वहीं रेस्क्यू करने के लिए भी कोई प्लेन नहीं आता। शाम हो रही है। अगर सर्च पार्टी ने उन्हें देखा होता तो अभी तक उन्होंने खाने पीने का सामान भी गिराया होता, लेकिन अभी तक कोई भी प्लेन नहीं दिखा।
इसलिए सभी पैसेंजर्स अब काफ़ी तनाव में हैं। नैंदो अपनी बहन को लेकर चिंतित है। वो कालिटोस को बताता है कि वो यहाँ से बाहर पैदल जाने की कोशिश करेगा। कालिटोस उसे कहता है कि खाने पीने का कोई सामान लिए बिना पहाड़ पर चढ़ना बेवकूफ़ी है। तभी नैंदो कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर हमें मरे हुए लोगों का मांस खाना होगा, क्योंकि अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अगले दिन रॉबर्टो फेडरिक के पैर की जांच करता है, जो बुरी तरह से सड़ चुका है, लेकिन फेडरिक जिंदा रहना चाहता है। अब कालिटोस और रॉबर्टो प्लेन की टेल खोजने के लिए जाते हैं, लेकिन बर्फ के पहाड़ों में 1 मील चलने के बाद ही वे थक जाते हैं। अब वे आगे चलने में बिल्कुल असमर्थ हैं। चलते वक्त उनका एक साथी बर्फ धंसने से नीचे गिर जाता है, लेकिन बाकी लोग उसे बचा लेते हैं। अब रॉबर्टो को लगता है कि वे पहाड़ चढ़ने के लिए बेहद कमज़ोर हैं और सनसेट होने से पहले वापस आने का फैसला करते हैं। अब प्लेन में बचे हुए लोगों की स्थिति खराब हो रही है। उनके पास खाने पीने का कोई सामान नहीं है। नैंदो की बहन सुसाना की मृत्यु हो जाती है। हादसे के 9वें दिन एंटोनियो रेडियो पर सुनता है कि जो प्लेन क्रैश हुआ था उसकी खोजबीन बंद कर दी गई है और प्लेन में सवार सभी पैसेंजर्स को मृत घोषित कर दिया गया है। नैंदो बाकी पैसेंजर्स को बताता है कि सर्च ऑपरेशन बंद हो चुका है, जिससे अब बचे हुए लोगों को अपने दम पर ही वहां से निकलना होगा, क्योंकि जिंदा रहने के लिए अब उनके पास खाना भी नहीं है। इसलिए वो सभी लोगों को मरे हुए लोगों का मांस खाने के लिए कहता है, जिससे उनके शरीर को ताकत मिलेगी और वे पहाड़ चढ़ पाएंगे। नैंदो के इंसानी मांस खाने के सुझाव पर सभी लोग डिस्कस करते हैं और ज़्यादातर लोग मांस खाने से इनकार करते हैं। वहीं कुछ लोग बिल्कुल ही चुप हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। रात होते तक सभी लोग नैंदो का सुझाव मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन सभी लोगों की सहमति के बाद रॉबर्टो एक डेड बॉडी काट के खाना शुरू करता है। एक बाद एक सभी सर्वाइवर इंसानी मांस खाते हैं ताकि वे जिंदा रह सकें। रॉबर्टो देखता है कि नैंदो रो रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि वक्त आने पर उसकी बहन की डेड बॉडी को भी खाया जाएगा। कुछ खाने के बाद वे तीनों लोग फिर से प्लेन की टेल ढूंढने के लिए पहाड़ पर जाते हैं, जहां प्लेन के रेडियो की बैटरी है। अगले दिन रॉबर्टो नैंदो को मांस खाने के लिए कहता है और कहता है कि अधिक ठंड के कारण शायद प्लेन की बैटरी ढूंढने गए तीनों लोगों की मौत हो गई होगी। इस बीच हम देखते हैं कि तीनों लोग ठंड के कारण जमने की स्थिति में हैं। उनका नसीब अच्छा था कि तभी सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है, जिससे वे बच जाते हैं। थोड़ा आगे जाकर उन्हें प्लेन से गिरा हुआ सामान मिलता है और बाकी पैसेंजर्स की डेड बॉडी भी मिलती है। वहीं प्लेन में रॉबर्टो फेडरिक के पैर के जख्म को देखता है और पता चलता है कि उससे गैंग्रीन है। तभी प्लेन की टेल ढूंढने गए तीनों लोग वापस आते हैं और कहते हैं कि वे जहां पहुंचे थे उससे थोड़ी दूर प्लेन का टेल वाला हिस्सा होने की संभावना है। रात को सभी पैसेंजर आग जलाकर ठंड से बचने का प्रयास करते हैं, जिसमें वे पैसे तक जला देते हैं। लिलियाना का पति बेहद बीमार है, इसलिए वो उसे मांस खाने के लिए अनुरोध करती है। रात को पर्वत पर जबरदस्त हिमस्खलन होता है, जिससे टूटे हुए प्लेन में बर्फ पड़ जाती है, मानो कि प्लेन बर्फ में दफन हो गया है। रॉय सभी लोगों को एक एक करके बचाता है, लेकिन कई लोग बर्फ में दफन है। एंटोनियो और लिलियाना समेत 6 अन्य जीवित बचे लोगों की बर्फ में दम घुटने से मौत हो जाती है, लेकिन बाहर भारी तूफान होने के कारण सभी को डेड बॉडी के साथ ही रात गुजारनी पड़ती है। अगली सुबह सूरज दिखता है, जो कि बचे हुए लोगों में आशा की नई किरणें लेकर आता है। वे प्लेन के आसपास से बर्फ हटाना शुरू करते हैं। बर्फ हटाने के बाद वे प्लेन में से डेड बॉडी निकालकर दफना देते हैं। वहीं जेवियर एडवार्डो को लेकर चिंतित है, जो अपनी जीने की इच्छा खो चुका है। उसी रात नैंदो रॉबर्टो से पहाड़ पर जाने के प्लान के बारे में बात करता है। रॉबर्टो कहता है कि वे विंटर खत्म होने के बाद पहाड़ पर जा सकते हैं। इस बीच फेडरिको देखता है कि अल्बर्टो रो रहा है। फेडरिको उसे संभालता है, लेकिन सुबह होते तक अल्बर्टो की मौत हो जाती है, जिसे दफना दिया जाता है। अब प्लेन हादसे को 50 दिन हो चुके हैं। रॉबर्टो के न चाहते हुए भी नैंदो पहाड़ पर जाने का तय करता है। पहाड़ पर जाने से पहले नैंदो रॉबर्टो से कहता है कि जेवियर को कुछ खिला दो, क्योंकि उसकी पत्नी की मौत के बाद जेवियर ने जीने की उम्मीद छोड़ दी है। जाने से पहले फेडरिको नैंदो को शुभकामनाएं देता है और नैंदो भी एडवार्डो को एक जूता देता है और दूसरा अपने पास रखता है और कहता है कि जब वे घर वापस आएंगे तब ये चीतों की जोड़ी बन जाएगी। अब नैंदो, रॉबर्टो और एक साथी प्लेन की टेल ढूंढने के लिए जाते हैं। उनके जाने के बाद रॉय रेडियो ट्रांसमीटर ठीक करने की कोशिश करता है। वहीं तीनों लोगों को प्लेन का टेल वाला हिस्सा मिल जाता है, जहां उन्हें कुछ चॉकलेट्स, गर्म कपड़े और सामान मिलता है। रात को नैंदो अपने साथियों से कहता है कि उन्हें चिली की ओर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन रॉबर्टो इनकार करता है। अगले दिन वे प्लेन के टेल वाले हिस्से से बैटरी निकालते हैं, लेकिन बैटरी एक्टिव नहीं कर पाते।
रॉबर्टो बैटरी और रेडियो को एक्टिव करने के लिए रॉय को नीचे से यहाँ लाने की बात करता है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की जानकारी है। वे तीनों वापस नीचे आते हैं और रॉय को अपने साथ लेकर वापस आते हैं। रॉय वहां पहुंचकर रेडियो फिक्स करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती, जिससे निराश होकर टीम वापस जाने की तैयारी करती है। जब वे वापस लौट रहे होते हैं तब राफेल हिम्मत हार जाता है। भारी ठंड के कारण वो चल नहीं पाता। नैंडो उसे सहारा देता है और वे चारों मुश्किल से प्लेन तक पहुंचते हैं। अब प्लेन हादसे को 61 दिन हो चुके हैं। राफेल की तबीयत खराब हो चुकी है। तभी नैंडो रोबर्टो को कहता है कि अब उन्हें पहाड़ों के रास्ते चिली की ओर जाना होगा, लेकिन रोबर्टो मना कर देता है। कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि राफेल की मौत हो चुकी है। यह सुनकर रोबर्टो अपना डिसीजन चेंज करता है और नैंडो के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। सभी पैसेंजर्स रोबर्टो, नैंडो और टिनटिन को शुभकामनाएं देकर रवाना करते हैं। ये तीनों काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए पहाड़ पर जाते हैं। रोबर्टो को लगता है कि पहाड़ कभी ख़त्म नहीं होगा। आगे जाने के बाद रोबर्टो एक चट्टान से फिसल जाता है, लेकिन नैंडो उसे मरने से बचाता है। तीनों नौजवान अपने हौसले को बुलंद रखते हुए पहाड़ों पर आगे बढ़ना जारी रखते हैं। 2 दिन की लगातार चढ़ाई के बाद वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचने में कामयाब होते हैं, लेकिन रोबर्टो देखता है कि उनके चारों ओर सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है। बचने की कोई भी उम्मीद न दिखने से रोबर्टो की आंख में आंसू आ जाते हैं, लेकिन नैंडो उसे उम्मीद देता है, उसे मोटिवेट करता है। अब नैंडो और रोबर्टो उसके तीसरे साथी को वापस नीचे भेज देते हैं और अपने हिस्से का राशन लेकर पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हैं। काफ़ी चलने के बाद उन्हें चिली का मैदानी इलाका दिखता है, जिसे देखकर मानो उन्हें जीवन मिल गया हो। वे पागलों की तरह मैदान की ओर दौड़ते हैं, वहाँ तालाब में से पानी पीते हैं, जिसके बाद वे गांव में जाकर अथॉरिटीज़ को प्लेन हादसे और जीवित बचे लोगों के बारे में बताते हैं। कुछ ही देर बाद प्लेन हादसे की जगह पर सर्वाइवर्स देखते हैं कि 2 हेलीकॉप्टर्स उनकी ओर आ रहे हैं, जिसमें नैंडो और रोबर्टो सवार हैं। नैंडो और जेवियर एक दूसरे को वो शू दिखाते हैं और आखिर में बाकी बचे 14 सर्वाइवर्स को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब फिल्म प्रेजेंट में आती है। कार्लिटोस बताता है कि कुछ वक्त बाद एक ग्रुप दुर्घटना स्थल पर जाके शवों को दफन करता है और वहाँ पर आयरन क्रॉस लगाया जाता है। दोस्तों, ये फिल्म उन 29 लोगों को समर्पित है जिनकी पहाड़ पर हुई इस दर्दनाक हादसे में मृत्यु हो गई और 16 लोग जो बच गए। तो दोस्तों, ये थी कहानी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म अलाइव की। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही फिल्मों का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल सिनेमा डायरी को सब्सक्राइब कीजिए।